Hey guys, I'm Dr. Shashikant Rathod. Welcome you in this YouTube channel that is GATE classes by TQ faculty. In this section we will cover the algorithm subject जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इवन आपका कोई इंटरव्यू प्लेसमेंट टाइप का एग्ज़ाम हो, उसमें भी एल्गोरिथम सब्जेक्ट में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों इसमें से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप इंटरनेट पे आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने पे आपको पूरी जो भी आप कीवर्ड लिखते हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक लिस्ट आ जाती है। वो लिस्ट किस बेसिस पे आती है? उसके पीछे एल्गोरिथम्स ही काम करती है। उसके पीछे कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स काम करती है जिससे आपको फास्ट और जो एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट हैं वो आपके पास आ जाते हैं। चाहे आप गूगल मैप पे कोई लोकेशन सर्च करते हैं, आप कहीं पे जाना है, किसी रेस्टोरेंट का आप लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके यहाँ से आपकी जो करंट लोकेशन है वहाँ से पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या जो भी आपने प्लेस सर्च किया है वहाँ तक का आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देता है। वो शॉर्टेस्ट पाथ अब वो किस तरीके से निकालता है, उसके पीछे भी काफ़ी सारी शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम वर्क करती है। और इसके अलावा आप चाहो तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे कोई ट्रेंडिंग वीडियो सर्च करते हैं, इवन आप ट्विटर पे कोई ट्रेंडिंग हैशटैग को सर्च करते हैं, तो वो किस तरीके से निकलता है? ट्रेंडिंग मीन्स जो टॉप मोस्ट व्यूज़ हैं, टॉप मोस्ट जो लिखा जा रहा है ट्विटर पे वो आपके सामने आता है। तो टॉप मोस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो करते हैं हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की मदद से। तो आप कुछ भी चीज़ आप इंटरनेट पे करें, चाहे आप डेली लाइफ में करें, तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स काम करती हैं। उन्हीं सब एल्गोरिथम से रिलेटेड टॉपिक्स को हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे सिलेबस को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि हैं फर्स्ट पार्ट इज असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, सेकंड रिकरेंस रिलेशन, थर्ड वन इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक्स, फोर्थ वन सर्चिंग सॉर्टिंग एंड हैशिंग, fifth one is greedy techniques, sixth one is dynamic programming and seventh one is graph based algorithm। तो पूरे सिलेबस को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की, दैट इज असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द व्हाट इज एल्गोरिथम, उसका एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं इन दिस वन। एल्गोरिथम एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम, जिसमें हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम बेसिकली होती क्या है, उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द असिम्प्टोटिक नोटेशंस। असिम्प्टोटिक नोटेशंस मींस उस एनालिसिस को, जो आपने एल्गोरिथम का एनालिसिस किया है, उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। कुछ नोटेशंस होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कुछ नोटेशंस हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस। इनको हम डिटेल में वन बाय वन आगे कवर करेंगे। उसके बाद हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड मॉड्यूल की बात करें रिकरेंस रिलेशन, तो रिकरेंस रिलेशन बेसिकली एक इक्वेशन फॉर्म में किसी भी एनालिसिस को लिखा जाता है, लिखने के लिए रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मास्टर थ्योरम। दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले पोर्शन में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बेसिकली 3 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, देन ग्रीडी अप्रोच एंड डायनेमिक अप्रोच। ठीक है, तो तीनों को ही हम यहाँ पे डिटेल में एक एक मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। डिवाइड एंड कॉन्क्योर में बाइनरी सर्च, जो कि सर्चिंग की काफ़ी इफिशियंट एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, आपने इनके बारे में डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल इज सर्चिंग सॉर्टिंग एंड हैशिंग। सर्चिंग सॉर्टिंग एंड हैशिंग, इसके अंदर हम सर्चिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, दो तरह की टेक्निक होती है बेसिकली, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, दोनों को आपस में कंपेरेटिव डिस्कस करेंगे। देन जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, और इसके अलावा हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट एंड हैशिंग, ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हम कंसेप्चुअली एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे।
देन हैशिंग, हैशिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन हैशिंग में से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड अप्रोच जो कि है ग्रीडी टेक्निक्स। ग्रीडी एज नेम डिफाइंस, ग्रीडी मतलब लालची होना। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी एक एस्पेक्ट को देख के हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो ग्रीडी टेक्निक्स में काम आती है, ठीक है। तो ग्रीडी टेक्निक्स में बेसिकली जॉब सिक्वेंसिंग मीन्स हमारे पास मल्टीपल जॉब होंगी, मल्टीपल मशीन्स होंगी, तो कौन सी जॉब को पहले करें, कौन सी मशीन पे करें, किस मशीन के थ्रू करें, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जॉब सिक्वेंसिंग मेथड के थ्रू सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम जैसा कि नाम से है, नैपसैक मीन्स बैग वाली प्रॉब्लम, ठीक है। बैग है, उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइटम किस तरीके से रखें कि हमारा प्रॉफिट या जो भी हमारा एम है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सके, तो दैट इज द नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। आफ्टर दैट ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न मीन्स मर्जिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। हमारे पास कुछ अलग अलग जगह पे सामान है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे लाना है, ठीक है। तो कम से कम मूव्स में, कम से कम कॉस्ट में हम उन सारे सामानों को, सारे आइटम्स को या जो भी चीज़ है, ठीक है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किस तरीके से करें, वो सारे कंसेप्ट आते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में। उसके बाद आती है हाफमान इनकोडिंग। हाफमान इनकोडिंग सिंपली करेक्टर्स वगैरह को चेंज करने में काम आता है, किसी मैसेज को शॉर्ट करने में हाफमान इनकोडिंग काम आती है। उसके बाद आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल्गोरिथम में। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही सही, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई गेट एग्ज़ाम हो, या कोई भी इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करिएगा, हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिंस एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम आती है, ठीक है। तो प्रिंस एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम दोनों को हम डिटेल में इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट डिस्कास्त्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा डिस्कास्त्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल सोर्स है, मल्टीपल सोर्स के नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था। आप जब गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ रहता है वो इन्हीं एल्गोरिथम के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड अप्रोच आता है, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द एल्गोरिथम सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कास्त्रा की तरह ही, पर डिस्कास्त्रा में एक लिमिटेशन होती है, इट इज सिंगल सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें हम मल्टीपल सोर्स से मतलब एक जितने भी सोर्सेस हैं एक दूसरे की सारी शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मल्टी स्टेज ग्राफ आता है। ग्राफ होता है उसको मल्टी स्टेज में, मतलब हिरार्की वे में लेवल वाइज तोड़ते हैं और उससे शॉर्टेस्ट पाथ या बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली बैलेंस ट्री होता है जिसमें लेफ्ट साइड में शॉर्ट एलिमेंट रखते हैं, मतलब छोटे एलिमेंट रहते हैं रूट से, और राइट साइड में बड़े एलिमेंट होते हैं। तो हम यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मीन्स कोई सेल्समैन है, उसको किसी एरिया में मल्टीपल पॉइंट को कवर करना है, तो वो किस तरीके से जाए और वापस घूम के अपने ही घर पे आ जाए शॉर्टेस्ट वे में, शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम कॉस्टिंग में। तो वही सारे सॉल्यूशन इस वाली प्रॉब्लम के थ्रू हम सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद होता है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। पहले था हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक सिंपल इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं होती। नैपसैक प्रॉब्लम में लिमिटेशन होती है 0 या 1, या तो आइटम पूरा आएगा या आइटम बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नैपसैक और 01 नैपसैक में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। इस वाले में आपको जैसा कि नाम से है कॉमन सीक्वेंस निकालना है जो कि लॉन्गेस्ट हो। मींस आपको दो सीक्वेंस दे दिए जाएंगे, जैसे कुछ वर्ड दे दिया आपको ब्यूटीफुल, और एक तरफ दे दिया आपको ब्यूटी, ठीक है। तो इसमें से लॉन्गेस्ट जो कॉमन स्ट्रिंग है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, जो कि इस टॉपिक में आएगा, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। इसके बाद आता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मीन्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, मल्टीपल मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो सके। मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो उसके बाद आती है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आता है सेवंथ, जो कि एक अलग से कंटेंट दिया हुआ है, ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम। वैसे इसमें से काफ़ी सारे, जैसे ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला सेक्शन हुआ, ठीक है, इसके अलावा ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हुआ, मल्टी स्टेज ग्राफ हुआ, ठीक है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हुआ, ये सारे पोर्शन आते हैं आपके ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम में। ठीक है, तो ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम में इनको तो डिस्कस करेंगे ही सही, साथ में डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरीके से सर्चिंग की जाती है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च, दो सर्चिंग टेक्निक होती है, मीन्स ट्रेवर्सिंग टेक्निक होती है ग्राफ को, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस एंड बीएफएस, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अदर कंपोनेंट ऑफ ग्राफ, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दो एल्गोरिथम होती है शॉर्टेस्ट पाथ की, बेलमैन फोर्ड एंड फ्लोयड वार्शल, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So this is the whole syllabus of algorithm subject in GATE perspective। ठीक है, तो आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिल सके। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सिलेबस के टाइम पे। मॉड्यूल 1 इज एल्गोरिथम एंड इट्स एनालिसिस। तो लेट्स बिगिन द मॉड्यूल 1। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम की बात की जाए तो एल्गोरिथम क्या है? सिंपल किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना सकते हो। कुछ भी काम करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विल बी द एल्गोरिथम। ठीक है, बट एल्गोरिथम में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम मीन्स देयर शुड बी सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन ही एल्गोरिथम कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में कुछ भी स्टेप्स लिख दें और उसका कुछ मतलब ही नहीं निकले, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, मीन्स उसका कुछ पर्पज होना चाहिए उन स्टेप्स का, उन इंस्ट्रक्शंस का, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी जरूरी है, बिना प्रॉब्लम के, बिना कुछ इशू के हम किसी का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी सम प्रॉब्लम फॉर एन एल्गोरिथम। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, देयर शुड बी a finite set of instructions। finite finite set of instruction should be there। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो जितने स्टेप्स में सॉल्व हो रही है वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब काउंटेबल होने चाहिए कि इतने नंबर ऑफ स्टेप में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट लूप चल जाए या इनफाइनाइट टाइम्स में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। इनफाइनाइट मतलब कभी सॉल्व ही ना हो। ठीक है, तो मीन्स देयर शुड बी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसके थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उसमें नंबर ऑफ काउंटेबल स्टेप्स होनी चाहिए जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो सेकंड कंडीशन शुड बी देयर। थर्ड वन, each step should execute in a finite time। means execute in a finite time। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन? मीन्स कोई भी स्टेप हो या पूरा प्रोसेस ही हो, वो पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम में, मीन्स काउंटेबल टाइम में पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, मतलब वो इन्फाइनाइट लूप में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वो सॉल्व होना चाहिए। अगर इस तरीके की ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, दैट मीन्स योर एल्गोरिथम इज एक्यूरेट।
ठीक है, तभी आपकी वो एल्गोरिथम प्रॉपर सही कहलाएगी। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब एनालिसिस मीन्स किस तरीके से आप बताएंगे कि आपके एल्गोरिथम बेटर है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। दो जने हैं, किस दोनों ने ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी एल्गोरिथम लिखी, दोनों ने अलग अलग एल्गोरिथम लिखी, तो आप किस बेसिस पर कहेंगे कि किसकी एल्गोरिथम सुपीरियर है अदर के से, मीन्स दूसरे से कैसे बेटर है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस होता है। आपने कोई गाड़ी खरीदी या आपको किसी गाड़ी का रिव्यू करना है, ठीक है, कार आपने खरीदी, कार का रिव्यू आपको करना है, तो आप रिव्यू किस बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे आप बोल सकेंगे कि वो कार अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो दो तीन हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि वो माइलेज कितना देती है। ठीक है, माइलेज कितना है उसका, माइलेज के बेसिस पे हम उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। ठीक है, या फिर उसकी स्पीड के बेसिस पे हम उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि हाँ इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये अच्छी गाड़ी है, इसकी स्पीड कम है तो ये बुरी गाड़ी है, मतलब कुछ भी हम प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। या फिर हम उसके स्पेस के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि इसमें हाँ 4 जने बैठते हैं, इसमें 5 जने बैठते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी बुरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कार का एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरीके से हम एल्गोरिथम का भी एनालिसिस करेंगे। बेसिकली एल्गोरिथम क्या है, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक कोड होता है। तो कोड तो इसका एनालिसिस, कोड का एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे, दो बेसिस पे हम कर सकते हैं। एक, वो पूरा कोड, वो पूरी एल्गोरिथम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, कितना टाइम उस एल्गोरिथम को लग रहा है पूरा एग्जीक्यूशन होने में। मीन्स फर्स्ट इज बाय टाइम, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंगली हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि जिस एल्गोरिथम में कम टाइम लगे वो एल्गोरिथम बेटर होगी अदर वन से। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं स्टोरेज, या यू कैन से सिंपल स्पेस। ठीक है, स्पेस मीन्स कितना वो उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितना स्टोरेज वो यूज़ कर रही है हार्ड डिस्क में। कोई आपने एल्गोरिथम रन कराई और वो पूरे हार्ड डिस्क को ही ऑक्यूपाई करके बैठ जाए तो दैट मीन्स इट इज़ ए नॉट बेटर एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें कम स्पेस लग रहा है, स्पेस के बेसिस पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। जिसमें कम स्पेस लगेगा दैट विल बी द बेटर एल्गोरिथम, और जिसमें ज़्यादा लगेगा वो बेटर नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, एक टाइम बेस्ड होता है और एक स्पेस बेस्ड होता है। अब हम आगे किस एल्गोरिथम सब्जेक्ट में किस तरीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है टाइम बेस्ड। क्यों देते हैं, क्योंकि स्पेस हम हार्डवेयर लगा के, कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा के, एक्स्ट्रा रैम लगा के हम स्पेस की लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं। बट टाइम इज़ वेरी क्रूशल। ठीक है, सबको जल्दी है। ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम आप रन कराएं तो आप वही बेटर देते हो जो कम टाइम में आपको आउटपुट निकाल के दे दे, चाहे पैसा लग जाए। ठीक है, पैसा मीन्स उसमें स्टोरेज या कोई और परफॉर्मेंस फैक्टर्स हार्डवेयर हम लगा के कैसे बेस्ट से बेस्ट जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मेजर इशू इज टाइम। टाइम के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम का। अब किसी भी एल्गोरिथम का टाइम और स्पेस को लेकर हम उसका एनालिसिस दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप का एनालिसिस पॉसिबल होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी और स्पेस के रेस्पेक्ट में भी। तो पहला है प्रायरी प्रायरी एनालिसिस, एंड सेकंड है पोस्टीरियर एनालिसिस। पोस्टीरियर एनालिसिस। ठीक है, टू टाइप ऑफ एनालिसिस इज देयर, प्रायरी एंड पोस्टीरियर। प्रायरी जैसा कि नाम से लग रहा है, प्रायर मीन्स पहले, मीन्स ये पहले एनालिसिस होता है। पोस्टीरियर मीन्स पोस्ट, मीन्स आप बाद में, यानी ये बाद में एनालिसिस होता है। किसके पहले किसके बाद में, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन, इट्स डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद में अगर एनालिसिस कर रहे हैं, कोई एल्गोरिथम है उसको एग्जीक्यूट करा लिया उसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट विल बी ए पोस्टीरियर एनालिसिस। और अगर एग्जीक्यूशन से पहले से ही हम
पहले ही हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, तो वो कहलाता है प्रायर एनालिसिस। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम सिंपल एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं। 1 सेकंड। तो एक सिंपल सी एल्गोरिथम लिखते हैं। स्टेप 1, रीड ए कोई वेरिएबल है, कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। रीड ए। स्टेप 2, रीड बी। स्टेप 3 सम कर देते हैं इसका, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। एंड स्टेप 4, प्रिंट व्हाट, सम, ठीक है। तो एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया 4 लाइन का, जिसमें ए और बी दो वेरिएबल को हम रीड करवा रहे हैं और उसके बाद उसका सम कैलकुलेट करके उसको सम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मुझे लगे 5 सेकेंड। यहाँ पे 5 सेकंड मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया है, वैसे तो नैनो सेकंड्स में काम होता है, ठीक है। बट एक समझने के लिए हम लेते हैं कि 5 सेकंड इस प्रोग्राम को रन होने में लगे, ठीक है। अभी 5 सेकंड लग रहे हैं। सपोज मेरे पास जो कंप्यूटर था जिस पे मैंने रन कराया वो था P4 कंप्यूटर, ठीक है। वो था मेरे पास P4 कंप्यूटर। आपने पेंटियम 4 कंप्यूटर देखे होंगे जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। उस पर मैंने ये रन करवाया तो मुझे लगे 5 सेकंड। अब सपोज कोई नया कंप्यूटर ले आया, ठीक है, और कोई नया कंप्यूटर आया, नया कंप्यूटर पे i3 पे मैंने एग्जीक्यूट किया, i3 प्रोसेसर पे मैंने इस सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तब लगे मेरे पास 3 सेकंड, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैंने i7 पे एग्जीक्यूट किया तो लगे 2 सेकंड। हो सकता है मैं इसी प्रोग्राम को किसी वर्क स्टेशन पे एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। इसको वर्क स्टेशन या कोई सुपर कंप्यूटर पर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो हो सकता है कि इसमें केवल 1 सेकंड ही लगे, ठीक है। तो मीन्स जो ये टाइम है, जितना इसको एग्जीक्यूशन में ओवरऑल टाइम लगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्डवेयर पे। ये एनालिसिस हमने कब किया? जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा के देखा, ठीक है। मींस एग्जीक्यूशन के बाद हमने टाइम नोट किया कि कितना टाइम उसमें एग्जैक्टली लग रहा है, तो ये कहलाता है पोस्टीरियर एनालिसिस, जो कि हार्डवेयर पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर एनालिसिस है क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन करके देखा कि कितने टाइम में एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जैक्ट रहता है। तो ये जो पोस्टीरियर एनालिसिस होता है, सबसे पहले ये पोस्टीरियर ही था क्योंकि ये आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने एनालिसिस किया है, एग्जीक्यूशन पूरा करने के बाद, ठीक है। तो पोस्टीरियर हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट। सेकंड ये एग्जैक्ट होता है, ये एग्जैक्ट होता है। मींस एग्जैक्ट किस तरीके से? क्योंकि हमने इसमें टाइमर लेके हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट कराया और देखा कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग प्रोवाइड कराता है कि हाँ इतने टाइम में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एनालिसिस हार्डवेयर डिपेंडेंट और एग्जैक्ट होता है। अब जैसे जैसे हार्डवेयर चेंज होता जाएगा तो हो सकता है टाइम कितना लग रहा है वो हम जस्टिफाई ना कर पाए, क्योंकि किसी के पास अच्छा कंप्यूटर होता है, किसी के पास थोड़ा कमज़ोर कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो बेटर वे में इसका एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रायरी एनालिसिस। प्रायरी एनालिसिस मीन्स एग्जीक्यूशन ना करके हम सिंपल कोड देख कर ही, ठीक है, उसका एनालिसिस करें कि उसमें कितना टाइम लगेगा या कितना स्पेस लगेगा। सपोज जैसे मैंने ये मेरे पास ये कोड आया, अब मुझे इसका एनालिसिस करना है प्रायरी। मीन्स मुझे एग्जीक्यूट करा के नहीं देखना, हमें एग्जैक्ट नहीं देखना, हमें अप्रोक्स लेना है, ठीक है। अप्रोक्स मतलब जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि एक स्टेप को रन होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, कुछ भी आप ले अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट को रन होने में, एक स्टेप को रन होने में 1 यूनिट टाइम लगता है। तो 2 स्टेप को 2 यूनिट, 4 स्टेप को रन होने में कितना टाइम लगेगा? 4 यूनिट। मीन्स टोटल टाइम कितना लगा? 4 यूनिट। अब ये इसने एक जनरलाइज वे में बता दिया कि इस प्रोग्राम को रन होने में 4 यूनिट का टाइम लगेगा, ठीक है। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। यानी इसको टोटल 4 सेकंड। अब इसको हमने जनरलाइज, हमेशा किसी को भी ये प्रोग्राम को देंगे हम
तो हम सिंपल उसको बोल सकते हैं कि इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, ये होता है प्रायर एनालिसिस। तो प्रायर एनालिसिस हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता और ये अप्रॉक्स होता है, बट अधिकतर हम इसको ही यूज करते हैं क्योंकि ये वाला हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों तरह के एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। जो जनरली कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं या एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है प्रायरी। ठीक है, अब प्रायरी में किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी या किसी भी मतलब ये जो टाइम है, ये 4 यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे 4 यूनिट आया, तो 4 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को बोलते हैं नोटेशंस। उन तरीकों को बोलते हैं नोटेशंस। तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नोटेशन, नोटेशन क्या होता है। बेसिकली नोटेशन 3 तरीके के होते हैं, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। ठीक है, तो इनको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।